Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is mass media and communication हमने कर दिया था स्टार्ट और इसका ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जहां हमने समझा कि मास मीडिया के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं और साथ ही साथ में मास मीडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में मास कम्युनिकेशन हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। आई होप सो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा और वो आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ मास मीडिया। देखो, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देखा कि मास मीडिया क्या होता है, उसके कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। सो लाइक हमने टेलीविजन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए आपकी, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके साथ में ये कैसे हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ में। आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा। सो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है। अब उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी हमने डिस्कस किए ये हमें ये बताते हैं कि मास मीडिया की ग्रोथ जो है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है इन दीज रीसेंट ईयर्स, और दी फिनोमिनल एक्सपेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं दैट इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स इन recent years. As a student of sociology, there are many aspects to this growth which is of great interest to us. तो बेसिकली जो आपका मास मीडिया है, जो आपका मास कम्युनिकेशन है, वो कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। उसमें फिनोमिनल एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। तो ग्रोथ ऑफ मास मीडिया कैसे हुआ ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, बट ये जो पूरी ग्रोथ हो रही है इसको लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसे एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन कुछ एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है मास मीडिया की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे इन सारी चीजों के थ्रू मास मीडिया ग्रो करता है। एंड देन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न मास मीडिया। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको यहां से मिल जाएगा और मास मीडिया कैसे ग्रो करता है उसके क्या सारे एस्पेक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, while we recognize the specificity of the current communication revolution, it is important to go back a little and sketch out the growth of modern mass media in the world and in India. अब जब हम current communication revolution की बात करते हैं, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ा दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, जिसमें हमने ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है ये एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ग्लोबल कम्युनिकेशन। और इस ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर ग्लोबल कम्युनिकेशन, इसमें हमने कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन ने जो है और साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन ने कैसे हम सभी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ में कनेक्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा रिलेट कर दिया है। और ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर अपने जो इन्फ्लुएंस है वो बनाए रखती है। तो जब हम बात करते हैं करंट कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन की, तो थोड़ा सा हमको मास मीडिया कैसे ग्रो करता है और मास कम्युनिकेशन कैसे ग्रो करती है उसका एक स्केच हमको पता होना चाहिए। मतलब ये जो आपका कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन आप चाहे मोबाइल फोन्स के थ्रू करो जिसके लिए इंटरनेट भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब ये जो मास कम्युनिकेशन पूरा ग्रो किया है इसके पीछे हिस्ट्री क्या रही, कैसे मास मीडिया ग्रो किया, कैसे मॉडर्न मास मीडिया ग्रो करा है। मतलब आज आप कम्युनिकेशन मॉडर्न टाइम्स में देखते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि आप इजीली मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है ना केवल बात कर सकते हो बल्कि आप इमेजेस सेंड कर सकते हो, आप जो है डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, आप जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सकती है। आप इजीली, आप कहीं भी हो वर्ल्ड की किसी भी कॉर्नर में, आप सेकंड कॉर्नर में बैठे इंसान के साथ में बहुत इजीली वीडियो कॉल पे, चैट पर और साथ ही साथ में फ़ोन पर, मतलब टेलीफोन के थ्रू आप बहुत इजीली बात कर सकते हो। और इसके लिए इंटरनेट वगैरह जो है रिक्वायर्ड होता है। सो ये जो आईसीटी रिवॉल्यूशन हुआ है इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं और थोड़ा सा मॉडर्न मास मीडिया की ग्रोथ को समझें इंडिया और वर्ल्ड के अंदर। दिस हेल्प्स अस रियलाइज दैट लाइक एनी अदर सोशल इंस्टीट्यूशन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ मास मीडिया इज शेप्ड बाय चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल कंडीशंस। तो जैसे हम और दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आपका कास्ट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, आपका
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, हर एक चीज़ के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट जो होते हैं ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हो, तो कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल से रिलेट करें तो उसका एक अपना सोशल डायमेंशन है कि वो आपके सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है, वो आपके कल्चर से रिलेटेड होता है, वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस को भी डिफाइन करता है, और पॉलिटिकली आप कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उन चीज़ों में, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका कितना ज़्यादा होगा उसको भी डिफाइन करता है, बिकॉज कास्ट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम, कास्ट भी तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। मैरिज इंस्टीट्यूशन को ले लो तो ढेर सारे चेंजेस आते हैं। ग्लोबलाइजेशन ले लो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डायमेंशंस के साथ में ग्रो करता है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा नहीं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा आपने कि जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो उसका एक अपना इकोनॉमिक डायमेंशन है कि वो ट्रेड से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। उसका अपना पॉलिटिकल डायमेंशन है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका अपना जो है एक पॉलिटिकल विजन है डेवलपमेंट को लेके पूरे वर्ल्ड में। उसका अपना सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट है कि किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कल्चर के अंदर ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से इफेक्ट्स करें। तो हमने जैसे कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पढ़ा, जेंडर एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, कंजम्पशन ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ा, और भी ऐसी ढेर सारी चीजें। तो सेम वे में जो आपका मास मीडिया है वो भी, उसको भी बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस ने या कंटेक्स्ट में उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं। या इंडिया या वर्ल्ड के अंदर जो मास मीडिया ग्रो कर रहा है तो उसमें उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लाइक फॉर इंस्टेंस वी सी हाउ सेंट्रल द स्टेट एंड इट्स विजन ऑफ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द मीडिया इन द फर्स्ट डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले कि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं 1947 में, तो जो फर्स्ट डिकेड होता है अराउंड आप मान लो 1960s तक का जो हमारा मतलब एक टाइम पीरियड था, तो यहाँ पर जो मीडिया है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से वो सारी चीज़ों को आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसका एक जो स्टेट का विजन था, डेवलपमेंटल विजन था, वो बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। और पोस्ट 1990 पीरियड तक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है मार्केट का, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे मास मीडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। जैसे मीडिया की मैं बात करूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात करूँ, मोबाइल फोन्स तो बहुत बात की बात है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेलीविजन का भी एग्जाम्पल दिया कि लोगों के घरों में टीवी सेट्स भी नहीं होते थे, आज एक एक दो दो टीवी भी घर में होती है लेकिन लोग उसे देखते नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि स्टेट है उसका एक विजन है डेवलपमेंट को लेके, वो सारी चीजें आप तक मीडिया के थ्रू पहुंचती कि स्टेट कैसे डेवलप करेगा, क्या पॉलिसीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है, फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए कोई नई पॉलिसी आ रही है या चिल्ड्रन के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है, तो हम गवर्नमेंट से तो पूछने जाते नहीं है ना, गवर्नमेंट हमको हमारे घर आकर बताती है। वो किसको बताती है? मीडिया को बताती है। मीडिया वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है। इसके बाद में पोस्ट 1990 पीरियड हम देखें, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तब मार्केट जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेकेंडली, दिस हेल्प्स अस बेटर अप्रिशिएट हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन विद सोसाइटी इज डायलेक्टिकल, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये सारी चीजें हमको क्या दिखाती हैं कि मास मीडिया और कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच की जो एक रिलेशनशिप है सोसाइटी के अंदर वो डायलेक्टिकल है। ठीक है, बिटवीन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन विद सोसाइटी, जो ये पूरा मास मीडिया कम्युनिकेशन है इसकी जो एक रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ में वो डायलेक्टिकल है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक तरफ मास मीडिया है जिसके अंदर आपका टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, मोबाइल फोन्स, ये सारी चीजें आ गई है। नहीं, मैं सिर्फ ये छोटे मोटे एग्जांपल ले रही हूँ। प्रिंट मीडिया होगा आपका, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया आपका, ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ सोसाइटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो न्यूज़पेपर आपको ऐसी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड करता है जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्राइम रेट बढ़ रहा है तो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेगा। अगर कोई अच्छी पॉलिसीज आ रही है तो वो आपको जो है मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू आपको एक चीज पता चलेगी। और प्रिंट मीडिया का अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूं, न्यूज़पेपर का सिर्फ मैं एक एग्जांपल लूं जो आपके मास मीडिया और कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो न्यूज़पेपर हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्लुएंस बना के रखता है, क्योंकि उसके थ्रू हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसको हम बहुत ही रेलिवेंट समझते हैं। हमारे लिए वो बहुत रेलिवेंट होता है कि न्यूज़पेपर में अगर ये चीज़ छपी है, लाखों लोगों तक अगर ये बात पहुंच रही है तो ऑब्वियसली इसकी मतलब ये रेलिवेंट तो हो गई, तभी तो लोगों तक बात पहुंच रही है। तो इस तरह से जो ये मास मीडिया कम्युनिकेशन है ये और इसका सोसाइटी के साथ में एक जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही डायलेक्टिकल होता है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। धीरे धीरे देखो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते
जाओगे ना, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मतलब हर बार चैप्टर में ये एक चीज़ होती है, जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है मास मीडिया की, तो उसके लिए उसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। सेकेंडली, मास मीडिया को सोसाइटी के साथ में रिलेट करके हमको समझना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एंड द नेचर एंड रोल ऑफ मास मीडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी इन विच इट इज लोकेटेड। और जो भी मास मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर का ही अगर हमने एग्जाम्पल लिया, तो वो न्यूज़पेपर आपको कैसी रिपोर्ट्स देगा, किस तरह से उसका पूरा एक फ्रेमवर्क होगा, वो सारी चीज़ें सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि सोसाइटी किस तरह की है, सोसाइटी उसको इन्फ्लुएंस करती है। सो एट द सेम टाइम द फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। और साथ ही साथ में मास मीडिया मतलब जो फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं सारे मास मीडिया के सोसाइटी के ऊपर, उसको हम ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। लाइक we shall see this dialectical relationship when we discuss in this chapter the role of media in colonial period, in the first decades after independence, and finally in the context of globalization। तो किस तरह की ये एक रिलेशनशिप है मास मीडिया और सोसाइटी के बीच में, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे मास मीडिया कॉलोनियल पीरियड में कैसा था, इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसा हुआ, और ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे किस तरह का रहा, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि थोड़ा सा हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मास मीडिया को सोसाइटी के साथ में रिलेट करके समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मास कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इट रिक्वायर्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू मीट लार्ज स्केल कैपिटल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिमांड्स। तीसरी चीज क्या कही जा रही है कि मास मीडिया जो है वो दूसरे मास कम्युनिकेशन जो है वो दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो मास कम्युनिकेशन है उसको आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में रखना होता है, जिसके अंदर आप लार्ज स्केल कैपिटल लगाते हो, प्रोडक्शन लगाते हो, मैनेजमेंट डिमांड्स, इन सारी चीज़ों को मीटअप करते हो। मतलब कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जहाँ पर आप इजीली एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब हम यही सोचते हैं ना कि जहाँ दो लोग बात कर रहे हैं, तो बात करने के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मास का मतलब क्या है, एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन। तो जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो हमारे नॉर्मल कम्युनिकेशन से अलग होता है। अलग होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें हम एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में चीज़ों को रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, लार्ज स्केल कैपिटल हम उसके अंदर लगाते हैं। you will find therefore that the state and or the market have a major role in the structure and functioning of mass media। इसीलिए जब आप धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि चाहे स्टेट हो या चाहे मार्केट हो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मास मीडिया के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, उसके फंक्शनिंग में। लाइक मास मीडिया फंक्शंस थ्रू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विथ मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड लार्ज बॉडी ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो आपका मास मीडिया होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही लार्ज लेवल पर होता है। उसके अंदर आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और बहुत लार्ज पॉपुलेशन उसके अंदर वर्क भी कर रही होती है। Fourth, there are sharp differences between how easily different sections of people can use mass media. You will recall the concept of digital divide from the last chapter. आप इसमें ये एक चीज़ और भी पढ़ोगे कि बहुत ज़्यादा differences हैं, मतलब different sections of the people में, कि वो किस तरह से मास मीडिया को यूज़ करते हैं। याद करो, डिजिटल डिवाइड हमने पढ़ा हुआ है हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर। डिजिटल डिवाइड में हमने क्या एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे जैसे इंडिया है, तो इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास में सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, मास मीडिया के फॉर्म्स उसके पास में, लेकिन लोगों के पास में टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है और टीवीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर ऐसी पॉपुलेशन रहती है जिसके पास में ना मोबाइल फ़ोन्स है, ना इंटरनेट एक्सेस है, ना इवन टीवी है, जहाँ पर शायद अखबार भी नहीं जाता, न्यूज़पेपर भी नहीं जाता। तो इसे क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड, कि डिजिटली हमारे यहाँ जो है इनइक्वालिटीज हैं। और ये डिजिटल डिवाइड जो है वो भी आपको मास मीडिया में देखने को मिलेगा कि कुछ लोग मास मीडिया को बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस जो हैं वो यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वो आपका सोसाइटी वाला पॉइंट आ जाता है। तो बेसिकली जब भी आप ग्रोथ ऑफ मास मीडिया पढ़ रहे हो तो आपको उसको कौन कौन से एस्पेक्ट्स याद करने की, सबसे पहले तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री से आपको गो थ्रू हो जाना है कि सारी चीजें कैसे हुई। सेकेंडली आपको क्या एक चीज ध्यान में रखनी है कि मास मीडिया, या मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, दैट इज योर MMC, ठीक है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और इसका सोसाइटी के साथ में क्या एक रिलेशनशिप है, इसको हमको डिटेल में समझना चाहिए। थर्ड, मास कम्युनिकेशन जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से डिफरेंट होता है, अदर फॉर्म्स ऑफ
कम्युनिकेशन जो होते हैं और भी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक लार्ज पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं। फोर्थली, डिजिटल डिवाइड को ध्यान में रखते हुए कितने लोग मास मीडिया को यूज़ कर पाते हैं इंडिया के अंदर, ये सारी चीज़ों को हमको फोकस में रखना है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ग्रोथ ऑफ मास मीडिया को पढ़ रहे हो। सोसाइटी के साथ उसका रिलेशनशिप, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री, थोड़ा वो मास कम्युनिकेशन बाकी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है, और डिजिटल डिवाइड होते हुए हम इंडिया में कैसे जो है मास मीडिया को यूज़ कितने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर पाते हैं। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ मास मीडिया को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और आप और हम जो है सोशोलॉजी के, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए आपको ये पढ़ाना और आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है आगे ये सारा कुछ समझ में? सो ये भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था आपके चैप्टर का, जहां हमने प्रीवियस लेक्चर में मास मीडिया के फॉर्म्स जाने, यहाँ पर हम उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं डिस्कस करें। और जब अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बिगनिंग ऑफ मॉडर्न मास मीडिया को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम वेरियस डायमेंशंस ऑफ मास मीडिया को भी डिटेल में समझेंगे। क्लियर है आए ये भी समझ में? सो आई होप इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बेसिकली मास मीडिया की ग्रोथ जो होती है उसके क्या सारे एस्पेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं और उसको हमको किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था कि एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट हमारे लिए ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब जानोगे? जब चैप्टर को पढ़ोगे। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब आपको कोई भी डाउट है, अभी भी स्टिल कोई डाउट है या कोई चीज़ है जो इसमें समझ में नहीं आई इस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब देखो बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते हुए चली जाऊं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको जो है प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी मिल जाएगा। अभी आपको चाहिए कि मेरे को सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, मेरे को क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज मिल जाए, मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो, तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है। बस क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये आपने एंटर करा, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। स्क्रॉल किया, ये आपने देखा यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, बस उस पर क्लिक किया, ये आगे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोज, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए, चैप्टर पे क्लिक किया, ये टॉपिक्स आ गए, सबके आगे वॉच नाउ है। जो भी पढ़ना है बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया से वीडियोस देखो, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई कूपन परचेस नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।